नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज सबसे पहले योगी सरकार की अगस्त वाली अग्नि परीक्षा का परीक्षण होगा। 60,000 से ज्यादा को रोजगार का मौका आया है। यूपी में सिपाहियों की भर्ती होगी। अगले महीने कैंडिडेट्स का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन बड़ी चुनौती पेपर लीक माफिया से बचना है। क्या नया कानून बनाकर योगी सरकार ऐसा कर पाएगी? 6 महीने पहले 60,000 सिपाहियों की लिखित परीक्षा इसलिए रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि पर्चा लीक हो गया था। इस बार पेपर लीक माफिया को डराने के लिए योगी सरकार कौन सा कानून लाई है और क्यों डरे हुए हैं वो कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं? ये जानने के लिए बने रहिए पटियाल के साथ। दूसरा परीक्षण हादसों के बाद जागने वाली सरकारी चलन का होगा। हाथरस जैसा कांड दोबारा ना हो, वैसी भगदड़ दोबारा ना मचे, इसके लिए यूपी पुलिस ने एक नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। क्या यह एसओपी 121 मौतों से पहले जारी नहीं हो सकती थी? क्या हाथरस की भगदड़ में मरने वालों को बचाया जा सकता था? क्या भोले बाबा की गिरफ्तारी हो सकती थी? सरकार की एसओपी में छिपी भोले बाबा के सत्संग की गलतियां जानने के लिए 9:25 तक आप मेरे साथ रहिए। तीसरा परीक्षण विकास के राज्य में उड़ते ड्रग्स का करेंगे। गुजरात में ट्रक पेडलिंग के आरोप पुलिस ने इस शख्स पर लगाए हैं, जिसकी फोटो गैलरी में मुख्यमंत्री, मंत्री और कई बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। क्या ऐसे लोग पैठ बनाने के लिए बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं या कार्यकर्ता बनकर ड्रग्स पेडलिंग करते हैं? नेता और पार्टियों को पेडलरों से सावधान करने वाला यह परीक्षण देखने के लिए बने रहना चाहिए हमारे साथ। लेकिन लीक नहीं हुए सर इस बार, क्योंकि लीक होने से हमें बहुत दिक्कत होती है। पर इस बार किसी भी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए पेपर में, ना धांधली हो ना पेपर लीक हो। मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो एग्जाम हो तो वो दूर पड़े सेंटर से। हमें ये लगता है कि कहीं पेपर दोबारा लीक नहीं हो जाए। उसी के साथ साथ हमें ये भी डर है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती का परीक्षण होगा। पेपर लीक और नकल के जोखिम के बीच यूपी सरकार सिपाहियों की भर्ती करने जा रही है। 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। बेरोजगारी के आलम में रोजगार का बड़ा मौका है, लेकिन यूपी सरकार के लिए भर्ती किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 6 महीने से इसकी कोशिश की जा रही थी। यह सब आप जानने से पहले सिपाहियों की यह भर्ती 5 महीने पहले फरवरी के महीने में क्यों रद्द करनी पड़ी थी, यह जानने के लिए तैयार हो जाइए। लिखित परीक्षा में लीक की चर्चा हुई, भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम, लीक और नकल के संकट से सभी जूझ रहे हैं। सरकारी दावों के बावजूद नकल और पेपर लीक माफिया क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने से पहले ही लीक कर देता है, आउट करवा देता है, सॉल्व करवा लेता है और सिस्टम सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाला काम करता है। यूपी में इस बार ना पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो और ना ही सरकार को लकीर पीटनी पड़े, इसलिए चैलेंज बड़ा है। पटियाल ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि यूपी में पुलिस के सिपाहियों की ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। यूपी पुलिस में 60,244 कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। करीब 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ये परीक्षा देंगे, यानी 60,000 के लिए 48 लाख। अंदाजा देखिए। परीक्षा के लिए अगले महीने की 5 तारीखें चुनी गई हैं: 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। हर शिफ्ट में करीब 5 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। यूपी पुलिस की यह भर्ती 6 महीने पहले होनी थी। भर्ती प्रक्रिया के लिए फरवरी का महीना तय हुआ था। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई, लेकिन एग्जाम के दूसरे ही दिन पेपर लीक की खबर लीक हो गई। सरकार ने विवाद से बचने के लिए लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया और यह कहा कि 6 महीने में कांस्टेबल की इस भर्ती परीक्षा को दोबारा से कराया जाएगा। पिछले अनुभव को देखते हुए कैंडिडेट्स के मन में भर्ती का उत्साह कम और लीकेज का डर अब भी ज्यादा है। चुनौती योगी सरकार के लिए है कि वो कैसे इनके डर को इनके वहम में तब्दील करती है।
परीक्षा निरस्त हो गई थी। जी। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसके मुताबिक एक बार फिर तारीखों की घोषणा हो गई है। जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। खुशी है जी। क्या उम्मीद है इस बार परीक्षा कैसी होगी? इस बार यही परीक्षा है कि परीक्षा बहुत बढ़िया होगी। क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नकल ना हो, पेपर लीक ना हो? उसके लिए सर ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा लेनी चाहिए? यस सर, अच्छा, ऑनलाइन होनी चाहिए जिससे कि नकल नहीं होगी। तो क्या उम्मीद है कि इस बार नकल माफिया जो है वो उन पर अंकुश लग पाएगा, परीक्षाएं जो है पारदर्शी तरीके से हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इस बार मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि वो यूपी पुलिस की जो परीक्षा होंगी सफलतापूर्वक ही होंगी। है कि दोबारा पेपर लीक न हो। सर इंतजामों को अच्छे से अच्छा करना चाहिए, मतलब पेपर लीक पर रोक लगानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। योगी सरकार ने फिर से जो 60,000 वैकेंसी निकाली है सिपाही की, क्या कहेंगे इस बारे में? सर इस बारे में यही कहेंगे सर, जैसे पिछली बार हम लोगों ने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था तो सर पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था हम लोगों का, बट सर पेपर लीक होने की वजह से हम लोगों की मेहनत ख़राब हो गई थी। तो सर इस बार सिर्फ यही कहना है कि पेपर हम लोगों का अच्छा हो जाए और बस लीक वगैरह ना हो, बस यही हम विद्यार्थियों की मांग है। पेपर लीक हो जाते हैं, कोई परीक्षा होती है तो क्या योगी सरकार से मांग करेंगे आप कि इस पर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए और लीक पेपर ना और बच्चों के टाइम की बचत की जाए? कैंडिडेट्स की चिंता जायज है। भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं लीक प्रूफ सिस्टम की कसौटी पर फेल हो रही हैं। परीक्षा पर्चों की पहरेदारी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है और देश में बड़ा सियासी मुद्दा भी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक एग्जाम लीक रोकने के लिए सुनवाई और बहस का दौर है। मसला 2, 4 या 5, 10 हजार का नहीं बल्कि लाखों कैंडिडेट्स की नौकरी और करियर का है। अब पटियाल आपको पिछले 7 साल में भर्तियों के दौरान यूपी में लीक हुए एग्जाम की टाइमलाइन बताएगा। इसीलिए इस भर्ती को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार भी जोर दे रही है और हम भी। साल 2017 से लेकर 2024 के बीच में यूपी में पेपर लीक के 10 बड़े मामले हुए। 2017 में यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के 2709 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी, पर पेपर लीक हो गया, इसलिए उसे रद्द करना पड़ा। साल 2018 में 4 परीक्षाएं पेपर लीक और गड़बड़ी की भेंट चढ़ गई। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की जूनियर इंजीनियर भर्ती, यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती, यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन परीक्षा, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में हिंदी का पर्चा लीक हो गया था, इसलिए सब लीक की भेंट चढ़ गई सारी परीक्षाएं। 2021 में क्या हुआ? पर्चे लीक होने की वजह से 2 एग्जाम कैंसिल हुए। पहला यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परीक्षाएं रद्द हुई। 2022 में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ। 24 जिलों में एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 2024 के फरवरी महीने में सिपाहियों की भर्ती वाली परीक्षा का पर्चा लीक हुआ और अब परीक्षा दोबारा अगस्त में होगी। 2024 में ही यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम भी लीक होने के चलते रद्द करना पड़ा। पेपर लीक माफिया का जाल बड़ा है, मजबूत दिखता रहा है और हमेशा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। सुरक्षा और कड़ाई के तमाम दावों के बावजूद परीक्षा से पहले कहीं ना कहीं पर्चा आउट हो जाता है। चांद पर पहुंचने वाले देश में पेपर लीक की समस्या और पेपर लीक माफिया से निपटना रॉकेट साइंस जैसा जटिल होता जा रहा है। एक के बाद एक पेपर लीक के बढ़ते मामले लाखों नौजवानों के भविष्य से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, सरकारों की साख पर भी बट्टा है। यूपी सरकार ने एग्जाम में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून बनाया है। यह कानून क्या है? अब पटियाल इसकी जानकारी आपको देगा। नए कानून में रिक्रूटमेंट हो या फिर एडमिशन, प्रमोशन हो या फिर रेगुलराइजेशन, किसी भी तरह की परीक्षा में गड़बड़ी या नकल करने और कराने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। किसी ने फर्जी प्रवेश पत्र बनवाया या फर्जी वेबसाइट बनाकर जालसाजी की या फिर किसी फर्जी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाया तो वो जेल जाएगा। परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल या गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। नए कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है। और एक और खास बात, नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति भी जब्त होगी। लीक के कारण परीक्षा रद्द होती है तो उसके खर्च की भरपाई भी सॉल्वर गैंग से ही की जाएगी। यह कानून अच्छा है, इसी तरह का कड़ा कानून होना भी चाहिए। नया कानून आने के बाद यूपी में पहली बार 60,000 सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। सरकार को यकीन है कि अब पेपर लीक माफिया डर जाएगा और पेपर लीक होने का चांस नहीं रहेगा।
शासनादेशों, अध्यादेशों, दिशा निर्देश के अनुरूप विस्तृत रूप से एक एक बिंदु पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी तैयारियां की हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो ये आने वाली भर्ती है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, उसको सकुशल और निर्विघ्न तरीके से इसको निपटा पाएंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का यूज़ किया गया था। क्या ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इनको और कुछ इन्हेंस करके इस बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी, सभी उन उपायों को, इंक्लूडिंग दीज टेक्नोलॉजीज़ विच यू आर नेमिंग, और इनके भी उन्नत स्वरूप को, सभी उन उपायों को जिससे कि परीक्षा की शुचिता पर, इंटीग्रिटी पर, ट्रांसपेरेंसी पर, मतलब शुचिता और इंटीग्रिटी पर कोई असर ना पड़े और ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उन सभी उपायों को इसमें शामिल किया गया है। केंद्रों का विशेष रूप से सही चयन किया गया है। इन सभी उपायों को परीक्षा के विभिन्न स्टेप्स में प्रयोग किया जा रहा है। अब पटियाला योगी सरकार की नई लॉ बुक का परीक्षण करेगा। पहली बार यूपी पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट पर नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। इसी नई नियमावली को आधार बनाकर आज पटियाला भोले बाबा के 10 जानलेवा गुनाहों का पर्दाफाश करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार से कुछ सवाल भी पूछेगा। जनहित में पटियाला का पहला सवाल है कि 121 मौतों के बाद सरकार और पुलिस की नींद टूटने में 21 दिन क्यों लग गए। जनहित में दूसरा सवाल यह है कि हाथरस में 121 मौतों के बाद ही क्राउड मैनेजमेंट कानून की याद क्यों आई। अगर पहले से कड़ा नियम होता तो 121 लोग बच सकते थे। तीसरा सवाल, 121 मौतों के मुलजिम भोले बाबा पर क्या अब एफआईआर होगी, क्योंकि नई एसओपी में ऐसी कई शर्तें हैं जिनका भोले बाबा और उनके सत्संग आयोजकों के उल्लंघन का जिक्र साबित होता है। पटियाला यूं ही नहीं कहता कि जब सिस्टम्स होता है तो आम आदमी खून के आंसू रोता है। हाथरस कांड इसका प्रमाण है। इसे साबित करने के लिए पटियाला आपसे कुछ तस्वीरें साझा करना चाहता है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एसओपी रिलीज की। भीड़ कंट्रोल करने का फार्मूला पूरे सूबे में लागू कर दिया गया। कानून पालन के कड़े दिशा निर्देश दिए गए। भीड़ नियंत्रण करने पर नियम के लिए कानून बन गए, लेकिन सवाल अब भी वही है, भोले बाबा पर सिस्टम अब भी क्यों मेहरबान है। नई एसओपी में पुलिस ये मान रही है कि जो भी नियम कायदे अब बन रहे हैं वो हाथरस की भगदड़ में अमल में नहीं लाए गए थे। इससे जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट पर जो नियमावली बनाई है वो क्या है। अब पटियाला इसके महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बताएगा, तब आपको यह पता चलेगा कि कैसे बाबा के सत्संग में उनका उल्लंघन हुआ था। गाइडलाइंस क्या है? खतरे का आंकलन करने के बाद ही अब आयोजन की इजाजत दी जाएगी। दूसरी गाइडलाइन, सीनियर अफसरों के निरीक्षण के बाद ही कार्यक्रम को अनुमति मिलेगी। गाइड नंबर 3 क्या है? वीवीआईपी और किसी भी प्रोग्राम के मुख्य चेहरे का रास्ता आम पब्लिक के आने जाने के रास्ते से अलग होगा। चौथी गाइडलाइन क्या है? डीएम, सीएमओ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस किसी भी आयोजन को मॉनिटर करेंगे, आला अफसरों को इसका अपडेट देंगे। पांचवी गाइडलाइन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम बड़े आयोजन में तैनात होगी। छठी गाइडलाइन, भीड़ का मैनेजमेंट पुलिस करेगी। किसी आयोजक की प्राइवेट आर्मी अपनी नहीं चलाएगी, पुलिस के दिशा निर्देश को फॉलो करेगी। गाइड नंबर 7, हादसा होने की सूरत पर आरोपियों के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी भी होगी। गाइडलाइन नंबर 8, किसी भी कार्यक्रम में कितनी भीड़ आ रही है उसकी सटीक जानकारी जुटाकर बड़े अफसरों को सूचित करना होगा। गाइडलाइन नंबर 9, कार्यक्रम स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग और ऑपरेशनल कंट्रोल रूम कमांड सेंटर के जरिए एक्टिव रखने होंगे। 10 नंबर गाइडलाइंस क्या है? भगदड़ होने पर पीड़ितों को अस्पताल भेजने के लिए अधिक एम्बुलेंस का प्रबंध करना होगा और ग्रीन कॉरिडोर बनाना होगा। नियम बनाना आसान है, मुश्किल है उनको अमल में लाना। हाथरस कांड के बाद यूपी पुलिस ने जो एसओपी बनाई, क्या उससे क्राउड मैनेजमेंट हो पाएगा? आखिर भीड़ नियंत्रण पर नियम बनाने से उत्तर प्रदेश प्रशासन को इतना वक्त क्यों लग गया? और क्या ये नियम पहले बने होते तो 121 लोग बेमौत ना मरते? मैंने यही सवाल यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछा। पब्लिक इंटरेस्ट में उनकी बात आपको गौर से सुननी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा योजना हो या कोई और एसओपी हो, उसका निरंतर पूर्वाभ्यास होना चाहिए, क्योंकि आदेश निर्गत करना तो सबसे आसान है, लेकिन उसका पूर्वाभ्यास का न होना, जानकारी का न होना, लोगों को उनके बारे में वांछित जानकारी प्रशिक्षण का न होना,
तो अंततोगत्वा फिर वैसी ही दुर्गत होती है जैसे कि हाथरस में हुई। यदि इनके ऊपर प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास हो जाता तो इतनी दुर्दशा न होती। अब पटियाल भोले बाबा की उन गलतियों का परीक्षण करेगा जिसकी बदौलत हाथरस में 121 लाशें गिरी। भोले बाबा के इन गुनाहों को समझने के लिए आपको यूपी पुलिस की पुरानी एसओपी को भी समझना पड़ेगा। मेरे इस परीक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य और सत्य हैं। फैक्ट नंबर 1, पुलिस स्तर पर यूपी में पहले कोई एसओपी थी ही नहीं। फैक्ट नंबर 2 क्या है? प्रोग्राम को इजाजत देने की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी और एसडीएम की होती थी। अब पटियाल आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाएगा, इससे आपकी कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगी। यूपी में पहली बार भीड़ कंट्रोल करने पर एसओपी बनी। इससे पहले भीड़ कैसे कंट्रोल होती थी, इसका गवाह यही डॉक्यूमेंट है। पुलिस एक्ट के पैरा नंबर 30 पर जरा गौर कीजिएगा। इसमें साफ लिखा है कि एसडीएम और एडिशनल एसपी जिले में किसी भी कार्यक्रम में आने वाली भीड़ को कंट्रोल करेंगे। भोले बाबा सत्संग में कैसे नियम टूटे और नई और पुरानी एसओपी में ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो भोले बाबा के कार्यक्रम में फॉलो नहीं हुई थी, अब पटियाल इसकी जानकारी आपको देगा। भोले बाबा की पहली गलती, आयोजन कमेटी ने 80,000 लोगों के लिए प्रोग्राम रखा, इसकी इजाजत ली, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। नई एसओपी में ऐसी लापरवाही बरतने पर एफआईआर का प्रावधान है। भोले बाबा की दूसरी गलती, भीड़ मैनेजमेंट प्राइवेट आर्मी से कराया, पुलिस को प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया। नई एसओपी में पूरा कंट्रोल पुलिस के पास रहेगा। पुलिस के काम में बाधा डालने पर जेल जाने का प्रावधान है। भोले बाबा की तीसरी गलती, बाबा सत्संग का मुख्य चेहरा था लेकिन भगदड़ के बाद मौके से भाग गया। नई एसओपी में यह कहा गया है कि अब आयोजकों के साथ मुख्य चेहरे पर भी केस चलेगा। भोले बाबा की चौथी गलती यह है कि सत्संग में लाखों लोग आए लेकिन मौके पर ना एम्बुलेंस थी और ना ही फायर ब्रिगेड। नई एसओपी में इस मिस मैनेजमेंट पर सीनियर अफसरों की जवाबदेही होगी। भोले बाबा की पांचवी गलती, बाबा पर आरोप लगे कि उन्होंने भक्तों को चरण धूलि लेने का आदेश दिया, इसलिए भक्त बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। नई एसओपी में ऐसे सबूत मिलने पर फौरन गिरफ्तारी होगी। यूपी में पहले आपदा वाली नियमावली थी, लेकिन ऐसा क्यों था? इतने बड़े सूबे में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? यूपी के रिटायर्ड डीजीपी ए.के. जैन से पटियाल ने यही सवाल पूछा। आपको उनका जवाब सुनना चाहिए। भीड़ प्रबंधन को लेके एसओपी पहले भी बनी हुई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी एसओपी है और जो नई जारी की गई है एसओपी डीजीपी हेडक्वार्टर से, और ये इस एसओपी की कॉपी आयोजकों पर सर्व कर दी जाए और उनसे लिखवा के ले लिया जाए कि उन्होंने एसओपी की कॉपी प्राप्त कर ली है और वो इसका अक्षरशः पालन अपने आयोजन के दौरान करेंगे। अगर कहीं पर कोई पालन नहीं कर रहा है तो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएं और ऐसे कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करा दी जाए। पटियाल का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन पहले एसओपी लाता तो शायद हाथरस में भगदड़ टल जाती और भोले बाबा जेल में भी जाता अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम होता तो। बाबा पर कौन मेहरबान है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने बाबा को बच निकलने का रास्ता जरूर दे दिया। पुरानी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खोत। भोले बाबा आजाद है और पीड़ित आज भी न्याय की राह देख रहे हैं और प्रशासन नई और पुरानी एसओपी के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन नई एसओपी पढ़ने के बाद बाबा के सत्संग में हुई गलतियों का कच्चा चिट्ठा खुद ही खुल जाता है, बेशक सरकार को ये नजर ना आए। अब पटियाल नीट के नतीजों पर क्लैश का परीक्षण करेगा। क्लैश इसलिए क्योंकि 1.5 महीने की तकरार, विवाद और विचार के बाद नीट की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। आज नीट एग्जाम में एक और नई बात हुई है, इसका अपडेट पटियाल आपको देगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नए विवाद का बैकग्राउंड क्या है। 23 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। विवाद फिजिक्स के एक सवाल के ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 पर था, जिसका हल दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट के बाद हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को सही माना गया, लेकिन जिन 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने ऑप्शन 2 टिक किया था, उनके 5 अंक काटने के बाद एनटीए को नया रिजल्ट जारी करना था। दावा है कि आज एनटीए की वेबसाइट पर
नीट का नया रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद एनटीए की वेबसाइट से रिजल्ट हटा लिया गया। मतलब वेबसाइट पर रिजल्ट दिखना बंद हो गया। स्टूडेंट्स रिजल्ट वाला लिंक भी नहीं खोल पाए। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया कि नीट का नतीजा अभी घोषित नहीं किया गया है। क्या नए रिजल्ट को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय के बीच कोई नया क्लैश शुरू हो गया है? यह कोई टेक्निकल एरर था या फिर कुछ और? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आपको नीट से जुड़ा हर अपडेट आगे भी देता रहेगा। अब सीयूईटी का अपडेट भी जान लीजिए आप। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 30 जून को सीयूईटी का रिजल्ट जारी होना था। रिजल्ट तो एनटीए ने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन आज सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की फाइनल आंसर की जारी जरूर कर दी गई है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अब गुजरात को उड़ता गुजरात बनाने वाले ड्रग माफिया के नेटवर्क का परीक्षण करेगा। पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो आपको बताएगा कि गुजरात कैसे और किसकी राजनीतिक शय से ड्रग्स के समंदर में डूबता जा रहा है और इस नेटवर्क के तार कैसे सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान से गुजरात के कोस्टल एरिया में जो लाखों करोड़ों की ड्रग्स आती है, उसे गुजरात में मौजूद नेटवर्क पूरे सूबे में खपाता है। हैरानी तो यह है कि गुजरात सरकार ये दावे करती नहीं थकती कि सूबे में नशे के काले कारोबार की कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन इस गोरख धंधे में खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, जो पैसों की खातिर गुजरात सरकार के ड्रग्स फ्री स्टेट मिशन को पलीता लगा रहे हैं। यह कैसे हो रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट में यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर रौब जमाने वाला ये विकास अहीर है। गुजरात के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल हो या फिर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, हर किसी के साथ विकास अहीर की तस्वीरें हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी विकास अहीर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहली नजर में जो भी विकास की इन तस्वीरों को देखता है, राजनीति में उसके रुआब को भांप लेता है। लेकिन विकास को सूरत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कारण है ड्रग्स तस्करी में विकास का नेक्सस। दावा है कि ड्रग पेडलिंग का आरोपी विकास अहीर गुजरात में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा है। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी की आड़ में विकास अहीर क्या गुल खिला रहा था, इसका खुलासा खुद गुजरात पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक विकास अहीर अपने आइसक्रीम पार्लर के जरिए एमडी ड्रग्स बेचता था। विकास है, उसके 6 आइसक्रीम पार्लर वगैरह भी चलते हैं। इन सब के जहाँ पार्लर से वो सप्लाई किया करता था अपने ग्राहकों को एमडी ड्रग्स, और साथों साथ कुछ 2 व्हीलर वगैरह पे जाके भी सप्लाई करते थे। ये सारे आरोपी किसी भी तरह से पुलिस की नज़र में ना आ पाए, इसके लिए स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। स्नैपचैट में इनको एडवांटेज ये होता था कि एक बार मैसेज देखने के बाद वो मैसेज डिलीट हो जाए तो इनको कोई इनके विरुद्ध में कोई एविडेंस भी ना मिले, तो उस तरह के ये लोग स्नैपचैट से कनेक्टेड रहते थे। हाल ही में सूरत एसओजी ने महाराष्ट्र से गुजरात में ड्रग्स सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों आरोपियों में ही हिंदूवादी नेता विकास अहीर भी शामिल है। आरोपियों के पास से 354 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है। इसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब बताई जाती है। तो इन लोगों ने पहले जो कुछ केसेस में बॉम्बे के से सप्लाई होती थी, लेकिन इस बार ये लोग उनको इस पुलिस के प्रेशर की वजह से इन्होंने अपना रूट चेंज करके राजस्थान के थ्रू इन्होंने मंगाना चालू किया। तो उस दिशा में जो हमें इन्फॉर्मेशन थी उसमें सक्सेसफुली केस हुआ। ये सारे जो आरोपी हैं, जो 2 यहाँ पकड़े गए सूरत के, ये दोनों क्रिमिनल हैं यहाँ पे। इनके विरुद्ध बहुत सारे गुनाहे दाखिल हुए। तो हम लोग और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन कर रही है कि इसमें और कहाँ लिंक है इनकी और कौन कौन लोगों को और ये सप्लाई करते हैं। सोशल मीडिया पर तैर रही ड्रग पैडलर विकास अहीर की तस्वीरों से साफ है कि वो सिस्टम में पैठ बनाने के लिए बीजेपी नेताओं की सरपरस्ती में रहता था, ताकि ड्रग्स सप्लाई करने और राज्य को उड़ता गुजरात बनाने में किसी तरह की कोई रोक टोक या रुकावट रास्ते में न आए।
ड्रग्स पेडलर विकास की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का गुणगान कर रहे हैं। या तो सीधे रास्ते चलना पड़ेगा या गुजरात से दूर रहना पड़ेगा। ये दो ही रास्ते हैं। राज्य के युवाओं के जीवन को बर्बाद करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। गुजरात में ड्रग्स का बड़ा खेल चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा यह है कि हाल ही में जो ड्रग्स गुजरात में जब्त किया गया है उसकी उत्पत्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में हुई है, यानी क्रॉस बॉर्डर से आ रहा नशे का बड़ा सामान बड़े स्तर पर गुजरात के युवाओं और वहां के आसपास के इलाकों में नशे का ये जहर घोला जा रहा है, वहां बेचा जा रहा है। साल 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से केंद्रीय एजेंसी NIA ने करीब 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। नशे पर गुजरात सरकार का चाबुक अलग से चल रहा है। पिछले 4 साल में गुजरात सरकार की एजेंसी 9,680 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त कर चुकी है। साल 2021 में गुजरात सरकार ने 727 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,346 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। वहीं साल 2022 में 785 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5,338 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। साल 2023 में 742 ड्रग्स तस्कर गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किए, साथ ही 1,514 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। साल 2024 में अभी तक 379 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन आरोपियों के पास से 504 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। सरकार ड्रग्स पर अपनी कामयाबी के आंकड़े जारी कर गुणगान जरूर करती है, तो विपक्ष सरकार पर हमला करता है, आरोप लगाता है कि वो ड्रग्स को नहीं रोक पा रही है। और इन दोनों के बीच कौन फंसा है? गुजरात और गुजरात का युवा, जो नशे के जाल में फंसता जा रहा है। मुझे बहुत गर्व है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के नीचे गुजरात पुलिस ने इतिहास रचा है। पुलिस ने गुजरात में बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पूरे देश में जो राज्य ड्रग कैपिटल के रूप में जाना जाता है, उस राज्य से भी अधिक ऑपरेशन गुजरात पुलिस ने किए हैं। ये अभियान नहीं है, ये लड़ाई है, और आर पार की लड़ाई है। भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए जो ड्रग्स के व्यापार के साथ जुड़े हुए, सूरत में भी पकड़े गए, इसके पहले और जगह पे पकड़े गए। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ड्रग्स का कारोबार, जो गुजरात गांधी सदा का गुजरात है, वो गुजरात आज ड्रग्स के लिए गेटवे बन गया है। ड्रग्स डीलिंग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ड्रग्स का जबरदस्त कारोबार होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2024 तक अकेले पंजाब में 22,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। वहीं साल 2022 से लेकर 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1,400 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। ड्रग्स का कंजप्शन रोकने के लिए गुजरात सरकार एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाती रहती है। स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस में छात्रों को जागरूक किया जाता है, लेकिन जब तक ड्रग्स कारोबार से जुड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक इस धंधे की छोटी मछलियां समंदर को गंदा करती रहेंगी। अब पटियाला बाढ़ में बहते विकास और आफत की बरसात का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण के लिए मैंने 4 तस्वीरों को आधार बनाया है, जो सिस्टम से ये सवाल पूछती हैं कि हर साल बरसात में बेहतर मैनेजमेंट के दावे पानी में क्यों बह जाते हैं। पहले परीक्षण के लिए आपको महाराष्ट्र लेकर चलता हूं। पुणे में हुई बारिश में BMC की पोल खुल गई। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। चंद घंटे की बारिश में अंडरब्रिज नदी में तब्दील हो गया। कार नाव की तरह तैरती हुई नजर आई। अगले 4 दिन के लिए पुणे के टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं। ओंकारेश्वर मंदिर पानी में डूब गया है। अब हिमाचल प्रदेश लेकर चलता हूं आपको। हिमाचल प्रदेश में मनाली में देर रात बादल फटा। पलचान इलाके में 2 घर बह गए। गनीमत रही कि लोग बच गए, किसी की जान नहीं गई। लेह हाईवे बंद हो गया है। यात्री सड़कों पर फंसे हुए हैं। मदद कब मिलेगी अभी तक इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि रास्ते बंद है। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से है। यहां शिवनाथ नदी में बाढ़ आई। विकास के पुल आफत बनकर टूटे और वहां पर पानी पुल के साथ जाता हुआ दिखा। बलौदा बाजार से भाटापारा और बिलासपुर की तरफ जाने वाली सड़क बंद हो गई है। पुल के ऊपर से 3-4 फुट पानी बह रहा है। लोग दहशत में हैं। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है।
विकास पर बाढ़ कैसे भारी पड़ रही है, इस परीक्षण के लिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलता हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल खंडवा हाईवे बरसात में डूब गया है। बाढ़ का पानी पुल पर आ गया है। 6 घंटे का लंबा जाम लगा हुआ है। लाचार लोग व्यवस्था को कोस रहे हैं। अब आपको गुजरात लेकर चलता हूं। अहमदाबाद हाईवे बाढ़ के पानी में डूब गया है। हाईवे को बंद करना पड़ा। उल्लास नदी पर बना पुल भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन ब्रेक के बाद आप जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर।